नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज का दिन कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कानून जिन्हें केंद्र सरकार ने पूरे गाजे बाजे के साथ अमली जामा पहनाया था, ये कहते हुए कि कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म के लिहाज से यह कानून मील का पत्थर साबित होगा। आज उसी कानून पर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया। आपको पता ही है कि इन कृषि कानूनों की वजह से लगभग साल भर से देश भर में किसान आंदोलित हैं। इन सब के बीच ऐसा क्या हुआ कि पिछले साल भर में सरकार जो फैसला नहीं कर पाई, अचानक उसका ऐलान हो जाता है। दरअसल आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में इस टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनावी फैसला है, और अगर है तो फिर कृषि सुधारों की जो बात कही जा रही थी उसका क्या। ऐसे में कृषि क्षेत्र में सुधारों की तरफ बढ़ाए गए कदम को सरकार का पीछे खींचना कई सवाल खड़े करता है। तो आज 8422840000 पर घंटी बजाइए उनकी जिनकी वजह से कृषि क्षेत्र में एक बड़े रिफॉर्म की पहल को धक्का लगा है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसानों की जीत है, पूरे भारत की जीत है। वो हमारा दुख था, दर्द था, वो आज हम देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर देख रहे थे। कानून अच्छे नहीं थे, ये कानून अच्छे होते बात का होते। जो गलत काम करेगा उसके साथ नाराजगी होगी। हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो। ये किसानों की भलाई के लिए होता तो किसान धरने पर ना बैठता। असी हक मारे बैठे हैं, असी हक लेके जावांगे। हक मारे बैठे हैं, असी हक लेके जावांगे। तो कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब बहस इस बात पर है कि ये किसानों की जीत है या सरकार का मास्टर स्ट्रोक। आंदोलन का असर है या सरकार की चुनावी मजबूरी? आपको क्या लगता है सरकार क्यों मजबूर हुई इस चीज के ऐलान? पंजाब इलेक्शन, यूपी इलेक्शन, चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने एक छक्का मार दिया है। ये वोटों का गणित है या विपक्ष का दबाव? मार्क माय वर्ड्स, टेक इट फ्रॉम मी, दीज लॉज द गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू टेक देम बैक। रिमेंबर व्हाट आई सेड। सवाल है कि जिन कानूनों को लेकर किसानों ने पिछले 1 साल से देश की राजधानी की घेराबंदी कर रखी है, जय जवान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। जिन कानूनों की वापसी की मांग को लेकर गणतंत्र दिवस पर हिंसा हुई, ये देखिए पुलिस ने पूरी तरह से खदेड़ रही है, लाठी चार्ज हो गया है। जिन कानूनों पर सरकार और किसान दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। बात हमको करनी नहीं है और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। कोई रास्ता बन नहीं पाया। घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर। वो कानून वापस लेने की नौबत क्यों आई? हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में ये कानून लेकर आई थी, लेकिन हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से साफ है कि सरकार इस बात पर कायम है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में थे, इसीलिए सरकार इन्हें लागू करने की जिद पर अड़ी थी। तो फिर अचानक सरकार को पीछे क्यों हटना पड़ा?
साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस ऐलान के साथ ही किसानों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। खुशी मनाई जा रही है किसानों की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर पर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पटाखे चलाए जा रहे हैं किसानों की तरफ से। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर ढोल की थाप पर नाच शुरू हो गया। वहीं किसान आंदोलन का केंद्र बन चुके सिंघू बॉर्डर पर किसान खुशी मनाते नजर आए। सिंघू बॉर्डर पर जश्न का माहौल है, किसान खुशियां मना रहे हैं। खासतौर पे उत्साह है युवा किसानों में। सिंघू बॉर्डर पर साल भर से आंदोलन चल रहा है कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर, और देख सकते हैं आप ट्रैक्टर पर ही युवा किसान जो है वो नाच गा रहे हैं। किस तरह से जश्न आज यहाँ पर मनाया जा रहा है? ये देखिए, ये किसान का पुत्र है, ठीक है, इस पे ये इसका पहले दिन से साथ है। यही हमारे जश्न मनाने का। जश्न में भी ये साथ, बिल्कुल साथ। इसी तरह का जश्न देश के अलग अलग शहरों में भी देखने को मिला। किसानों के इस जश्न में विपक्ष को भी अपने लिए उम्मीद नजर आने लगी है। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन के बहाने सरकार पर निशाना साधने वाले नेता एक बार फिर मैदान में उतर आए। इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले। एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव और अन्य प्रदेशों के चुनाव को देखते हुए, नाराजगी को देखते हुए इनकी कोशिश है कि जनता में ये संदेश जाए कि उनके कानून जो काले हैं वो वापस ले रहे हैं, केवल वोट के लिए और चुनाव की वजह से वापस ले रहे हैं लोग। केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। सरकार पर चुनावी फायदे के लिए कृषि कानूनों को वापस लेने के आरोप लगे। विरोधियों ने इसे मोदी सरकार के एक और यू टर्न की तरह भी प्रचारित किया। कुल मिलाकर विपक्ष ने वही किया जो चुनावी मौसम में राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि सरकार ने क्या किया? क्या वोटों की खातिर कृषि सुधारों से समझौता कर लिया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कानूनों को वापस लेने के ऐलान से पहले भी इस बात पर जोर दिया कि तीनों कृषि कानून कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के मकसद से लाए गए थे। किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। प्रधानमंत्री मोदी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते रहे हैं। नोटबंदी से लेकर
जीएसटी कानून लाने तक का फैसला तमाम विरोधों के बावजूद उन्हें डिगा नहीं सका। कृषि कानूनों पर भी अब तक सरकार जिस तरह अड़ी रही, उससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कृषि सुधारों का जो वादा मोदी सरकार ने किया था वो उसे पूरा करेगी। पिछले साल कानून पारित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था वो सुनिए। देश की संसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो आशावान लोग हैं, उन सब के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। जिन कृषि कानूनों को सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार का आधार बता रही थी, उन्हें वापस लेने से देश को क्या फायदा या नुकसान होगा, ये समझने के लिए आप इन कानूनों के समर्थन और विरोध में दिए तर्कों को देखिए। 3 कानूनों में से पहला कानून था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। किसानों को डर था कि इसके लागू होने से मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, बड़े व्यापारी और उद्योगपति अपनी मनमानी कीमत तय करेंगे। इस पर सरकार ने कहा कि मंडियां पहले की तरह चलती रहेंगी। मंडी के बाहर बेचने से किसानों को उपज की अच्छी कीमत मिलेगी। दूसरा कानून था मूल्य आश्वासन एवं कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक। इसे लेकर यह सवाल उठा कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से किसानों का पक्ष कमजोर होगा, वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करेंगे? विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। सरकार का जवाब था कि कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसान को पूरी आजादी रहेगी। वो अपनी इच्छा से दाम तय कर फसल बेच सकेंगे। विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर ही विवाद निपटाया जाएगा। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, जिसे लेकर किसानों ने कहा कि बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। सरकार का बचाव था कि किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। वो आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेगा। एक सीमा से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर सरकार के पास उस पर काबू करने की शक्तियां रहेंगी। मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। तो जिन कानूनों का मकसद किसानों का कल्याण करना था, वो अगर ऐसे वक्त पर वापस लिए जाएंगे जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और उसमें वो पंजाब और यूपी भी शामिल है, जहां किसान इन कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, तो ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या चुनावी राज्यों में किसानों का गुस्सा शांत करने के लिए देश का फायदा कराने वाले कानून वापस ले लिए गए? देखिए, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत भली भांति समझता है कि किसने उसके हित में काम किया है और कौन केवल राजनीति कर रहा है, और बहुत समझदार है किसान, और उसका मैंडेट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। जाहिर है सरकार या बीजेपी इस बात से इनकार करेगी कि ये फैसला चुनाव के कारण लिया गया, लेकिन सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि किसानों को समझाने में नाकाम रहने के कारण कानून वापस लिए गए, क्योंकि अगर इस फैसले से भारत की कृषि व्यवस्था को नुकसान होता है तो उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 18.4% है। यही वजह है कि कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कड़े फैसले लेना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उन फैसलों पर टिके रहना। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि अब आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें, और अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर आसपास का कोई भी मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। 2 दिन पहले हमने घंटी बजाओ में कोरोना के समय आई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, जिस पर कू ऐप यूजर और घंटी बजाओ के दर्शक अनमोल कुमार राजपूत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एबीपी न्यूज के लिए, घंटी बजाओ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और इसके लिए सरकार जो है हम लोगों को बेरोजगारी के लिए जो है बहुत
चिंतित होना पड़ेगा। और ये सब सामान ऑनलाइन सरकार भिजवा रही है, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। इससे सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा हमारे लोगों के बारे में। और जो है ये आप न्यूज के लिए बहुत बहुत घंटी बजाओ, धन्यवाद। वायुसेना को बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाना पड़ा। उफनती नदी, नदी के बीच में फंसी जेसीबी मशीन और उसके ऊपर खड़े जान बचाने की गुहार लगाते फंसे हुए लोग। आसमान पर वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर आता है। फंसे हुए लोगों तक रस्सी फेंकी जाती है और एक एक करके इसी तरह बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल लिया जाता है। वायुसेना का ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, जहां चित्रावती नदी की बाढ़ में फंसे 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वायुसेना का ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन से आया था। आप देख रहे हैं घंटी बजाओ, आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। और घंटी बजाओ में अब वक्त उस खबर से जुड़ी खबर का जिसने सुबह से सुर्खियां बटोर रखी हैं। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने बैकफुट पर जाकर किसान कानूनों को रद्द कर देने का ऐलान कर दिया और पॉलिटिकल पंडितों ने यही कहा कि चुनाव में फायदे के लिए सरकार को आखिरकार कानून वापस लेने पड़े। और अगर बात सियासी फायदे या नुकसान की है तो बिना देरी के लिए किसानों को अपने पाले में लाने की कोशिश बिना किसी देर के खुद प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कर दी। अगर बात किसानों के वोट को अपने पाले में लाने की है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी उस चुनावी मिशन में भी लग गए। आज परियोजनाओं को समर्पित करते हुए बुंदेलखंड के किसानों से रूबरू हो गए। मोदी, अगले प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। वाह महोबा के वासियों को कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। दशकों तक लूटने वाली सरकारें देखी, उत्तर प्रदेश को लूट कर नहीं सकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। तो मंच सजा, मौका बड़ा था। किसान कानूनों के खात्मे की आमद थी। सुबह की शुरुआत कृषि कानून की वापसी के साथ हुई। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। सुबह प्रधानमंत्री का ये संबोधन किसी तहलके से कम नहीं था। हर जगह यही चर्चा हुई कि चुनाव से पहले कानून रद्द कर दिए गए। तो फिर दोपहर की धूप में किसानों का मन टटोलने प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के महोबा पहुंच गए और उन्हीं की भाषा को जुबान दे दी। जौन महोबा की धरा में आल्हा, उदल और वीर चंदेलों की वीरता कण कण में समाई है। वाह महोबा के वासियन को हम कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। महोबा की बोली और चुनाव की टोली दोनों का रंग एक साथ दिखा, क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव तो इसी राज्य में होना है और सबकी निगाहें भी इधर ही टिकी हैं। तो प्रधानमंत्री ने पहुंचकर बुंदेलखंड के इलाके की उसी दुखती रग को ठीक करने की कोशिश कर दी, पानी की समस्या दूर करने की कोशिश कर दी, जिससे बुंदेलखंड सालों से जूझता रहा है। तो फिर डैम के तौर पर सौगातें भी सामने रख दी और फिर कहा यही कि अब बुंदेलखंड को विकास से वंचित कोई नहीं कर पाएगा। अब आज मैं यहाँ बुंदेलखंडी बहनों
और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों को बहुत बड़ी सौगात सौंपने आया हूं। आज अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिले के भी लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। और वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस अर्जुन सहायक परियोजना से बुंदेलखंड को लाभ मिलने वाला है। अर्जुन सहायक परियोजना की शुरुआत साल 2009 में हुई। बीजेपी सरकार ने उसका बजट 806 करोड़ से बढ़ाकर 2655 करोड़ किया था। परियोजना में 71 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करा, बांधों को आपस में जोड़ा गया। महोबा के साथ हमीरपुर और बांदा के 168 गांवों के 4 लाख लोगों को इससे पानी मिलेगा। और वही परियोजना पूरी हुई तो चुनावी मोड में प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को भी ललकार दिया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ के जंगलों को, यहाँ के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने बुलडोजर का नाम लिया, कैमरा खट से सीएम योगी की तरफ घूम गया। यकीनन मास्क के पीछे एक मुस्कुराहट छिपी थी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों से योगी की तारीफ कर रहे थे और इसी कड़ी में उन्होंने योगी को कर्मयोगी तक करार दे दिया। परिवारवादियों की सरकारों ने दशकों तक यूपी के अधिकतर गांवों को प्यासा रखा। कर्मयोगियों की सरकारों ने सिर्फ 2 साल के भीतर ही 30 लाख परिवारों को यूपी में नल से जल दिया है। परिवारवादियों की सरकारों ने बच्चों को, बेटियों को स्कूलों में अलग शौचालय, पीने की पानी की सुविधाओं से वंचित रखा। कर्मयोगियों की डबल इंजन की सरकार ने बेटियों के लिए स्कूल में अलग टॉयलेट भी बनाए और यूपी के 1 लाख से अधिक स्कूलों, हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों तक नल से जल भी पहुंचाया। और जब प्रधानमंत्री ने परिवारवाद का नाम लिया तो जाहिर है इशारा यूपी में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव की तरफ किया, क्योंकि ये तो सबको पता चल चुका है कि लड़ाई सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होनी है। हमले के रडार भी उधर ही घुमाए जाएंगे और प्रधानमंत्री ने चुनाव से 3 महीने पहले वो शुरुआत अब कायदे से कर दी है। भाइयों और बहनों, परिवारवादियों की सरकारें किसानों को सिर्फ अभाव में रखना चाहती। वो किसानों के नाम से घोषणाएं करते थे, लेकिन किसान तक पाई भी नहीं पहुंचती थी। वो लूटते नहीं थकते, हम काम करते नहीं थकते। कहने का संदेश तो यही कि प्रधानमंत्री यूपी की पूर्ववर्ती सरकारों को भ्रष्ट बता रहे हैं। पूरी कोशिश
फिर से बुंदेलखंड की बजरी में कमल खिलाने की, क्योंकि जब अखिलेश यादव ने सारा जोर पूर्वांचल में लगा रखा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड में एक फ्रंट खोल दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोपहर महोबा में हुई तो शाम झांसी के किले पर जा टिकी, क्योंकि आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन भी है। तो प्रतीकों की राजनीति के सहारे सारे समीकरण टटोले जाने लगे। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है, मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। मेरे पीछे ऐतिहासिक झांसी का किला इस बात का जीता जागता गवाह है कि भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। रानी लक्ष्मीबाई के पास अगर अंग्रेजों के बराबर संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो देश की आजादी का इतिहास शायद कुछ और होता। झांसी की रानी को याद किया गया, किले में जाकर संदेश दिया गया, रात में लेजर लाइट शो हुआ और मानो कहा यही गया कि हम संग्राम के सेनानियों का सम्मान सबसे आगे बढ़कर करते हैं। कहते हैं राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व है और रानी लक्ष्मीबाई से बड़ा बुंदेलखंड का कोई प्रतीक नहीं। उन्हीं के सहारे बुंदेलखंड के मन में फिर से उतर जाने की तैयारी इसे मानकर चलिए, क्योंकि बुंदेलखंड में विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहाँ क्लीन स्वीप किया, 19 की 19 सीटों पर बीजेपी अकेले बाजी मार गई। यानी साफ है कि बुंदेलखंड ने बीजेपी को एक तरफा जनमत दिया था। मगर इस बार पानी की समस्या, आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या ने माहौल को थोड़ा बदला है और उस बदले हुए माहौल में चीजें बिगड़ने ना पाए, इसीलिए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया और बार बार याद तो परिवारवाद की दिला रहे। बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारें देखी है। पहली बार बुंदेलखंड के लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। पीएम मोदी को पता है कि लड़ाई अब आसान नहीं रह गई। पिछली लहर में क्लीन स्वीप जरूर हुआ था, मगर ये इलाका कभी बसपा का भी गढ़ रहा है। 2017 में बीजेपी को 19 सीटें मिली और सभी पार्टियों के खाते में शून्य आया। 2012 में यहाँ बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 6 और बीएसपी को 6, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। जबकि 2007 में यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुला था। समाजवादी पार्टी के पास 4, बीएसपी को जब उसकी सरकार बनी थी तब 11 सीटें और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। यानी देखा जाए तो 2017 में भले ही बुंदेलखंड ने एक तरफा नतीजे दिए, वरना हमेशा से उसका मिक्स मैंडेट रहा है। इसलिए यहाँ बीजेपी को कड़ी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि विपक्षियों के लिए यहाँ खोने को कुछ नहीं मगर पाने को बहुत कुछ है। जाहिर है किसी भी पार्टी की सरकार हो, चुनाव तो सबकी प्राथमिकता होती ही है, लेकिन चुनाव की तैयारी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी देश की सेना को भी एक तोहफा दे गए। आज भारतीय वायुसेना को सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर मिल गया और सबसे बड़ी बात तो ये कि हेलीकॉप्टर कहीं से खरीदा नहीं गया, बल्कि वो हिंदुस्तान में ही बनकर तैयार हुआ है। झांसी के किले की अट्टालिका पर
लहराता तिरंगा, सेना की सलामी की धुन और प्रधानमंत्री मोदी का सैल्यूट। ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। यूं ही झांसी का किला आज सजा भी नहीं। पहला तो झांसी की रानी का जन्मदिन और दूसरा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायुसेना को सौंपने का दिन। हिंदुस्तान के स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH ने जब आसमान में पहली बार उड़ान भरी थी, टेस्टिंग की थी, तभी से पाकिस्तान और चीन में इसकी चर्चाएं हैं, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर हल्का भी है और मारक भी है। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश को समर्पित भी कर दिया है। और जाहिर है झांसी आज इसका गवाह बना है और बड़े ही गर्व से गवाह बना है। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। क्योंकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH को भारत में ही बनाया गया है। 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। -50 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तापमान में कारगर साबित होगा। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलों से लैस होगा। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखना शुरू कर दी है। वो अपने हथियार अब खुद से बना रहा है और इसी कड़ी में अब झांसी को हथियारों का किला भी बनाने की तैयारी हो चली है। झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का हिस्सा बन रहा। ये पर्व आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।